आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो वहां की लोकल पॉलिटिक्स से ज्यादा अब कहीं बाहरी प्रयास दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हुई उससे लगभग अब हर भारतीय जो भी मीडिया से कनेक्टेड रहा, सूचनाओं से जुड़ा रहा, उन्हें यह जानकारी है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी वो एक दिन का प्रयास नहीं था, एक लंबे समय से संगठित तरीके से हुई घटना थी जो एक दिन प्रवोक होकर सामने आ गई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश की घटनाएं घटी उनमें भारत और बांग्लादेश के संबंधों की मजबूती भी साथ साथ दिखाई दी, लेकिन यह भी दिखाई दिया कि बांग्लादेश में होने वाली घटना के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी कनेक्शन है। और ये एक बात तब ज्यादा मायने रखती है जब किसी देश की इलेक्टेड नेता शेख हसीना अपने बयानों में यह कहती हुई पाई जाती हैं कि मेरे साथ किसी सफेद व्यक्ति ने यह बयान देकर कहा है कि या तो हमें एक आइलैंड दे दो, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। ये सुर्खियां काफी बड़ी बनी थी और हमने इस पर सेशन भी किया था कि बांग्लादेश में जो संकट घटा उसके ऊपर अमेरिकी कनेक्शन क्या है। संभवतः आप सभी साथियों को यह जानकारी अब तक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, वो सफेद व्यक्ति जिसकी चर्चा थी उसका नाम डोनाल्ड लू था। पीएम शेख हसीना ने इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि ये हमसे कहते हैं कि यदि सत्ता में बने रहना चाहती हो तो हम एक आइलैंड दे दो ताकि हम वहां पर अपना एयरबेस बना ले, नहीं तो फिर तुम रवाना। चलो कोई बात नहीं। यही बात कहते हुए इमरान खान भी निकल गए, जेल में डले हुए हैं। इन्होंने भी इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था कि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी सरकार गिराई। मल्टीपल टाइम मैं आपको अब तक ये सब बातें रिवाइज करा चुका हूं, है ना। भारत के पड़ोसियों के पास में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और मालदीव्स के केस में भी डोनाल्ड लू का नाम निकल कर आया, श्रीलंका के केस में भी नाम निकल कर आया, नेपाल के केस में भी निकल कर आया। इस पर सोशल मीडिया पर घमासान मच जाता है। लोग लिख करके सवाल करने शुरू होते हैं कि जागिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा देश इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हुई हैं। यानी सीधे सीधे खुलेआम जाकर के ये लोग मिल रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस मुलाकात से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि आखिर हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है तो क्या सरकार कमजोर है? सरकार किसी फैसले से डरी हुई है कि नहीं अमेरिका के सामने अगर मना किया तो पता नहीं वो क्या कर देगा? अच्छा, इस बारे में भी सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जो भारत सरकार रशिया यूक्रेन के 2.5 साल के युद्ध में एक बार भी यूक्रेन के बारे में कोई विचार, कोई सकारात्मक बयान या फिर उनके बारे में कि भाई उनके पास जाएंगे, ऐसा कोई विचार नहीं रख रही थी, लेकिन जब तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनकर आई, जब जनता ने स्पष्ट जनादेश उन्हें नहीं दिया, तो वो क्या अमेरिका के डर में ही यूक्रेन गए थे क्या? कि अमेरिका ने उन्हें प्रभावित कर दिया कि भैया देखो अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। ये बड़ा ही मतलब, हालांकि स्पष्ट तरीके से सामने आने वाली तो ना तो विदेश मंत्री आकर बयान देंगे ना ही अमेरिका आकर बयान देगा, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज चैनल्स का दौर है, इस समय में आपको सूचनाएं पता चल जाती हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सोच पा रहे हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, भारत आफ्टर ऑल इस तरह की चीजें होते हुए देख रहा है ऐसे समय पर जब कश्मीर में आतंकवाद पनपा है, रिसेंटली जम्मू क्षेत्र काफी सेंसिटाइज हुआ है, और भी कुछ चीजें यहां पर मीडिया में तैर रही हैं। अब उनकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से जो चर्चित अखबार हैं उनमें से एक लिखता है कि अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया। एक और मीडिया आउटलेट के द्वारा ली गई जिसमें यह लिखा गया कि व्हेन द यूएस एम्बेसी इनवाइटेड फार्मर लीडर्स फॉर टी, पार्लियामेंटेरियन करके कोई न्यूज चैनल है इसने। अब इसको इसके अलावा हमने कहीं और नहीं देखा। हमारे सेशंस में हम जो भी खबर लेकर आपके साथ साझा करते हैं वो जनरली किसी ना किसी न्यूज चैनल में आई हुई खबर होती है, क्योंकि हम कोई मीडिया हाउस तो है नहीं, एनालिसिस का काम कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चल क्या रहा है साहब। ऐसे में ये वाली जो घटना है पंजाब केसरी और पार्लियामेंटेरियन, अगर इस घटना को आप ध्यान से देखें तो अमेरिकी दूतावास ने जब किसान नेताओं को चाय पर बुलाया, अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो आपको एक घटना याद आएगी, और वो घटना ये थी कि भारत के अंदर जो किसान आंदोलन के नेता रहे
अभी टिकैत साहब का एक बयान एबीपी न्यूज पे संभवतः वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात तो हमारे यहां एनी टाइम है, क्योंकि हमारे यहां पर भी सरकार से नाराज जनता तो बैठी है। ये तो पिछली बार ही गलती हो गई हमसे, जो हमारे किसान लाल किले पर जाने की जगह संसद नहीं गए, वो तो किसी ने उनको बरगला दिया। अगर हमारे किसान पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ उसी समय अगर संसद पर चले गए होते तो ये सरकार तो जाने कब की चली गई होती। इसका मतलब यह है कि ऐसे में अगर इस खबर के अंदर कोई सत्यता है कि यूएस एम्बेसी इनवाइट करती है फार्मर लीडर्स को, और फार्मर लीडर्स इस खबर में लिखा है कि यहां पर ये किसान जो पहुंचे वो एमएसपी जैसे मुद्दों पर, लोन वेवर जैसे मुद्दों पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स से बात करते हैं। देखिए अगेन, मुझे तो 1% भी इस बात पर बिलीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं दिया इन 2 न्यूज चैनल्स के अलावा। लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सत्यता है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? भाई हमारे देश का मामला है, हम निपटेंगे। हमारे देश के राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, भारत के अंदर किसान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लेबर इंटेंसिव फील्ड है हमारा, प्राइमरी सेक्टर मुख्यतः किसानों से गवर्न है, अन्नदाता हैं हमारे। अगर उनकी कोई परेशानी है तो हमारी सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष, स्टेट गवर्नमेंट्स ये निपटेंगी ना। अमेरिकन डेलीगेट्स उन्हें बुलाकर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या आप लोग हमारे आंतरिक मुद्दों पर इंटरफेरेंस दे रहे हो क्या? अगर यह सत्य है तो यह गंभीर चिंता की बात है। ऐसी ही लोगों ने एक खबर और ढूंढ निकाली, और वो खबर क्या थी कि यूएस काउंसिल जनरल जो हैं वो एआईएम चीफ जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे मिलती हुई तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि साहब ये हो क्या रहा है। मतलब अगेन मैं यहां पर याद दिला दूं कि किसी भी पक्ष के लीडर से मिलना किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक खुली और स्वस्थ परंपरा है, लेकिन सामान्यतया वो उन लाइन और लेंथ्स पर रखी जाती है जिसमें देश को भी ये लगे कि हमारे जनादेश को सुना जा रहा है। अगर भारत के विदेश मंत्री मालदीव्स जाते हैं तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करते हैं, तो सारे अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन के जो मुख्य नेता हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं एज ए होल, ये नहीं कि तुम मेरी पसंद की पार्टी हो। इस तस्वीर के भी बहुत सारे मायने लोग निकाल रहे हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि भारत के इलेक्शंस के बाद, और इलेक्शंस में भी जिस तरह का माहौल रहा, और उस माहौल के बाद जो पहले बहुमत की सरकार थी उसे स्पष्ट बहुमत की जगह गठबंधन की सरकार बनाकर क्या अमेरिका ही कमजोर करने का प्रयास कर रहा है? क्या अमेरिका की ही यह मंशा है कि देश के अंदर अस्थिरता आए? और अस्थिरता क्यों आए, इसके पीछे काफी सारे मायने अमेरिकी वर्चस्व से जुड़े हैं। और यह आपको भी बेहतर तरीके से समझ में अब आता है कि चूंकि अमेरिका के हितों को भारत ने जब रशिया यूक्रेन चला तब पूरी तरह किनारे रखा कि देखो आपका इंटरफेरेंस हम उतना ही मानेंगे जितना हमारे काम का है। आप ऐसे समझें कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान में, भारत के केस में जब बहुमत की सरकार थी तब एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया था, और वो क्या था? पाकिस्तान ने रशिया के साथ मित्रता का जब हाथ बढ़ाया, इमरान खान ने जब रशिया के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया सस्ते तेल और अनाज के लिए, तो इमरान खान को जेल जाना पड़ा, अपनी पार्टी पूरी तरह बर्बाद, मतलब उसके चिन्ह तक खत्म कर दिए, पार्टी तक खत्म कर दी, और दूसरी नेताओं की सरकार वहां बैठा दी। भारत के केस में क्योंकि स्पष्ट जनादेश एक पार्टी के साथ था, तो भारत की राजनीतिक पार्टी उस समय यह फैसला कर पा रही थी कि नहीं, भारत के हित में है सस्ता तेल लेना, भारत के हित में सस्ता तेल है, इससे ही भारत की इकोनॉमी नहीं गड़बड़ाएगी। जेलेंस्की के उस समय जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने, अमेरिका ने हम पर खूब प्रेशर यह क्रिएट किया था कि आप तेल ना खरीदें इनसे, क्योंकि आप जब तेल खरीदते हैं तो उससे रशिया हम पर वेपन प्रयोग करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या इस बात में सत्यता है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मोदी जी अभी जब जेलेंस्की से मिलकर आए, जेलेंस्की जी मोदी जी से मिलने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप शांति चाहते हो तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप तेल खरीदते हो, उस तेल के चलते ही ये लोग आगे चलकर हम पर वेपन बरसाते हैं, हम पर गोले डालते हैं। मतलब अमेरिकी मंशा जेलेंस्की के मुंह से पब्लिकली निकलकर भी आई जब उन्होंने ये कहा कि आप तेल खरीदना बंद कर दो, तेल खरीदना बंद कर दो, रशिया युद्ध करना बंद कर देगा। मतलब भारत पर इस लेवल का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप सोचिए, जहां इलेक्शन से पहले भारत पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पीस समिट के अंदर जाना ही इनकार कर दिया था,
कि भाई हम लोग इस तरह की चीजों में नहीं जाएंगे, हमारा पक्ष स्पष्ट है, रशिया हमारा मित्र है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जेलेंस्की उल्टा भारत से कहे हैं कि सर इस बार पीस समिट आप बुलाइए, रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कराने का कार्य आप कीजिए। यह दर्शाता है कि भारत सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अमेरिकी प्रभाव को और अमेरिकी इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से समझ रही हो कि यार तुम ना इस चीज को बिगाड़ने का प्रयास करोगे, अभी समय है कि हां हम तुम्हारा ये सारा की सारा जो हथकंडा है इसको समझते हुए शांति बनाकर चलते रहें। ये भारत के साथ आज नहीं, लंबे समय से होता रहा है। अगर आप भारत की जियोपॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेके आजादी से आज तक हम पर या तो यूएसएसआर ने या यूएसए ने इतना प्रभाव रखा है कि हम इंडिपेंडेंटली, हम भले ही सुपर पावर बनने की बात करते हो, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला ले नहीं पाए। प्रभावित हुए ही हैं हमारे फैसले। लेकिन हां, इस तरह की घटनाओं का होना चिंता तो डालता ही है, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना भी यही कहती रह गई थी और अब हम लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कहीं भारत में करने की तैयारी हो और भारत सरकार समझ करके कि यार मत बिगाड़ देना चीजों को, ऐसे में इनके दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही हो, यह चिंता की बात है। और ऐसे में अगर मतलब जेलेंस्की का यह बयान कि अगर आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो आप तेल खरीदना बंद कर दो, क्योंकि आप लोगों ने तेल इतना खरीदा कि आप चाइना को पीछे पछाड़ दिए और आप लोग रशिया के टॉप ऑयल इंपोर्टर बन गए हैं। खैर, ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से फिर से स्पष्ट किया है कि हम रशिया से तेल खरीदते ही इसलिए हैं ताकि दुनिया को तेल सस्ता मिल सके। अगर हम लोग भी तेल महंगा खरीदने लग जाएंगे तो दुनिया भर में तेल के भाव बढ़ जाएंगे और बढ़े हुए तेल के भाव ग्लोबल प्राइसेस के साथ साथ बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी। खैर, जियोपॉलिटिक्स की इसी समझ के साथ अगर आपको और कोई जानकारी मिलती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट करें, और आपको कोई और बात समझनी हो तो अपनी राय जरूर रखें। ठीक है साहब, अपना राय जरूर साझा करें, सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।